नेक्स्ट टॉपिक आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आज के टाइम में हम लोग जैसे भी मोस्टली ज्यादातर काम कंप्यूटर सिस्टम में लेके आ रहे हैं। पहले सारा काम लेबर सिस्टम से होता था, जैसे कि उनको रिमूव करके उनकी जगह पे कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे अकाउंट्स में। उस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल अकाउंटिंग बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बोलते हैं। आपकी बुक में लिखा भी है इन्होंने, एक्सपेंड द पोटेंशियलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटिंग टू ए होल न्यू पोजीशन। आज के टाइम में कंप्यूटिंग की जो पोजीशंस हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी तरीके से लेके आ रहे हैं। मोस्टली सारा जो काम है कंप्यूटर से कंप्लीट करवा रहे हैं। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत सारा काम है। मोस्टली हम देख ही रहे हैं कि सारा बिजनेस अकाउंट जो हम लोग सॉफ्टवेयर में कंप्लीट करते हैं। कंप्यूटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, टैली हो गया, सैप हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। बर्डन किस बेस पे? क्योंकि मोस्टली सभी बिजनेस वही चलते हैं जो क्रेडिट बेस पे चलते हैं। आप बोलोगे विदाउट क्रेडिट बेस कोई बिजनेस चल जाएंगे, आज के टाइम में है नहीं ऐसे। सबका लेन देन वैसा ही होता है कि सर्कल वैसा होता है, उनको चलाना ही पड़ता है। तो सब लोगों का रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर पूरे साल का मेंटेन करना, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा, लॉस आ रहा है, सिंगल पर्सन के ऊपर या कुछ पर्सन के ऊपर ये चीज छोड़ना काफी पॉसिबिलिटीज होती है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन सारा काम एक सिंगल कंप्यूटर इजिली हैंडल कर लेता है जब आपके पास वो सॉफ्टवेयर रनिंग कंडीशन में होते हैं। तो आज के टाइम में अकाउंटिंग भी जो आपकी इन कंप्यूटर सिस्टम में आ गई, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटिंग सिस्टम में भी हम लोग यूज करते हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो थी उनको रिप्लेस किया गया। बस इसमें एक सिंपल सी बात इन्होंने लिखी है कि वेयर पर्सन डील्स विद रोड टास्क ऑल दी रिप्लेसमेंट ह्यूमन। जहां पर लोगों को लगता है कि बहुत सारे ऐसे टफ टास्क आते हैं कि लोगों को डील करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहां पे कंप्यूटर्स ऑलवेज फ्री माइंड ये सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। रेलिवेंस इन्होंने लिखा है। रेलिवेंस क्या होता है? अकाउंटिंग सेक्टर में अगर हम अकाउंट इंटेलिजेंस लेके आते हैं, मैं देखते हूँ हाई स्पीड पे काम कर सकते हैं। जो ह्यूमंस के लिए जो काम पॉसिबल नहीं थे वो काम कंप्यूटर इजिली बेस पे कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम डाटा एक टाइम पे स्टोर किया जा सकता है, जो ह्यूमन मेमोरी में स्टोर हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा भी अकाउंटिंग टास्क विच मशीन कैन डू। मशीन कौन कौन से काम कर सकती हैं? सबसे पहले लिखा है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? पूरी कंपनी को एक ट्रैक पे लेके आना। एक्चुअल में जो चीज आपने बनाई है, रिकॉर्ड बनाया है, उसको चेक करना कि बिल्कुल सही है या नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत इजीली बेस पे कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपने रिकॉर्ड बेस पे एंट्री डाली होंगी, सिर्फ वो एंट्री चेक करनी है, अगर वो सही है तो कंप्यूटर इजीली बेस पे आपको रिजल्ट दे देते हैं। प्रोसीजरमेंट का मतलब अभी जो कंपनी में काम चल रहे हैं, किस मेथड से आप एंटर डाल रहे हो, कंप्यूटर में इजीली बेस पे आपको मिल जाते हैं। जो चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, कई बार हम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली देख सकते हैं। वहां पे आपको सॉफ्टवेयर में सब कुछ लिखा आता है, किस किस बटन से क्या क्या काम कर सकते हैं। आप वो सारे काम इजीली बेस पे कंप्लीट कर सकते हो। अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल। मोस्टली अगर इस चीज का रिकॉर्ड रखना हो तो पर्सन के लिए काफी टफ काम है। किसके पैसे देने हैं, कब देने हैं, किस टाइम पे देने हैं, किससे लेने हैं, कितने टाइम का ग्रेस पीरियड हमने किसी को दिया है या किसी ने हमको दिया है, वो रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। उसके लिए बुक्स मेंटेन करना काफी लेंथी प्रोसीजर होता था। पहले टाइम में क्या था, कंपनी शायद आपने देखी भी है तो कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लगती थी स्पेशली। उसको मेंटेन करने के लिए भी एक दो रूम होते थे, भी वहां पर सारी बुक्स रखी होनी है। निकाल के लेके आओ, उसकी एंट्री डालो, फिर उठा के रखा हो। आज के टाइम में कंप्यूटर्स में 2-3 बटन प्रेस करो, सारा का सारा डाटा बंदे का पूरे साल का रिकॉर्ड आ जाता है। जब भी हम चाहें मेंटेन भी इजीली पे कर सकते हैं। कोई एंट्री लास्ट डेट में टल नहीं रहेगी, उसको डाल भी सकते हैं। बुक्स में सारे काम होते ही नहीं। मंथली और क्वार्टरली क्लोज प्रोसीजर। आपने मंथली बेस पे देखना होगा हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा है, सेल आ रहा है, या कंपनी को किसी टाइम पे भी आपने डाटा चेक करना है। अगर बुक्स में ये सारा काम हो रहा होता है तो ह्यूमंस कर रहे थे तो उनको टाइम चाहिए होता है। पहली बार तो ह्यूमंस करते थे, बोलते साल बाद ही डाटा होगा। सॉफ्टवेयर कैसे इस समय चाहे आप 10 एंट्री पोस्ट करो, उसी बेस पे आपको पता लग जाएगा कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, या फिर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम ज्यादा हो रही है। सब कुछ का बेस उसकी रेशियो ऑटोमेटिक बनती चली जाती है। एक्सपेंसिव मैनेजमेंट। कंपनी में जो खर्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है हम लोग को क्या खर्चे कर रहे हैं। अगर ह्यूमन बेस पे हो तो कई बार माइंड में रहता ही नहीं, ये खर्चे भी हमने किए हैं, वो खर्चे भी किए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इनको मैनेज इजीली बेस पे कर सकते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर जब रिव्यू करेंगे तो पता लग जाएगा कौन से खर्चे हमारी तरफ से ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कम भी कर सकते हैं। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट्स। चैटबॉट्स हम बोल सकते हैं मशीन में हमारे पास ऐसी एक ऑप्शन भी मिलती हैं कि कई बार कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि कोई चीज हमें नहीं समझ आ रही तो हम ऑनलाइन हेल्प सिस्टम में भी जा सकते हैं। आप
आप लोग इजीली बस उसमें सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है कि आप लोग हेल्प में जाइए, हेल्प में उसमें आपको ऑनलाइन हेल्प भी मिल जाएगी। बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको आंसर्स मिल जाते हैं, आप उन आंसर्स को यूज कर सकते हैं। फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग सीधा कस्टमर केयर पे कॉल करके उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अकाउंटिंग इंटेलिजेंस डज नॉट मीन जॉब लूजेस। अकाउंटिंग इंटेलिजेंस से ये नहीं होता कि लोगों की जॉब चली जाती है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आया है तो लोगों की जॉब्स में चली गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहता भी बहुत ज्यादा काम कर रहे, जैसे उनके रूट्स टास्क काफी ज्यादा टफ थे, वो टफ काम जो थे रिमूव किया गया। एक बर्डन जो था काम के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, ये भी करना है वो भी करना है। अगर पाइदल किसी का अकाउंट मैच करने पड़ तो वो भी बुक्स निकाल के लेके आना, उसमें एंट्री पोस्ट करना, काफी टाइम लगता है उन चीजों को सॉल्व करने में। कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, वो काम जो है टाइमलेस हो गया, बहुत जल्दी वो काम हम कर सकते हैं। किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेंसी आ रही है उसको दूर सकते हैं। जो बंदे एक काम को छोड़ के किसी और जगह पे उनको कंपनीज रखती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोग किसी एक टास्क में रखे हुए हैं, आपका काम खत्म होगा कंपनी आपको निकाल देंगी, जॉब कभी नहीं जाती। आपके लिए नया काम पहले से ही रेडी हो जाता है। कई बार सिस्टम को ही रखना या फिर बुक्स के साथ में रखना, आपको मेंटेन रखना, वो सब काम आपको इजीली बेस पे मिल जाते हैं। कोई भी पर्सन से ऐसा नहीं बोल सकता कि उसके लिए उसके काम जो है खत्म होने। उन्होंने लिखा भी है ब्रॉडन देयर रोल्स, उनके रोल्स जो होते हैं, जो पर्सन कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आएगा तो उनके रोल्स जो है आगे बढ़ जाएंगे, किसी अलग सेक्टर में लग जाएंगे। टू डिलीवर हाई वैल्यू बेटर सर्विस टू क्लाइंट्स, कस्टमर को ज्यादा सर्विस देने के लिए, उनका पोटेंशियल कस्टमर को हमारे प्रति मीन्स उत्तेजित करने के लिए, हाँ कस्टमर हमारे साथ जुड़े नहीं, आपको उन काम में लगा दिया जाएगा। कंसंट्रेट ऑन दी कंपनी ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं या फिर कंपनी की ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए फिर कस्टमर हमारे पर्सन जो होंगे वो काम करना सोच सकते हैं। नहीं कि आपको कंपनी में जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो अकाउंटेंट्स जो पहले बुक्स मेंटेन कर रहे थे उनको वो काम उनके टाइम पे भी डाटा एनालिसिस, डाटाबेस किस तरीके से बना सकते हैं, नई चीजें उनको सीखने का मिल सकता है। जैसे जैसे कहता भी अकाउंट्स में लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, आप इजीली इस पर रिपोर्ट दे दोगे। पहले रिपोर्ट बनाने के लिए क्या होता था, सब बुक्स निकाल के ले आओ फिर रिपोर्ट बनती थी। रिपोर्ट बनाने में काफी टाइम लगता था। आज के टाइम में क्या है, सब लोगों को पता है कि आप लोग अगर घंटे पोस्ट कर रहे हो, सेटअप ऐसा कर रखा है कि आप जिस दिन मर्जी चाहे कोई रिपोर्ट भी सब किसी को भी सबमिट कर सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं अगर कंपनी में कोई सेल की रिपोर्ट है, परचेज की रिपोर्ट है या फिर मिक्स रिपोर्ट है, सिर्फ आपको बटन 2-3 बटन प्रेस करो, आपका सेल का रिपोर्ट आ जाता है। 10 तारीख को जैसे 11 तारीख को रिटर्न फिल करनी है, आपको कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डाटा अच्छी तरह से सेटअप किए तो रिपोर्ट्स आपके पास मेंटेन पहले से ही होती है। व्हाट इज लेफ्ट फॉर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए मतलब क्या लेफ्ट हो मीन जैसा क्या हो गया अकाउंटेंट को क्या भी चांस मिले। लिखा भी है हैविंग बेटर टेक्नोलॉजी वुड नॉट बी मीन एनीथिंग द ऑफ चांस वन कैन नॉट फॉलो अपॉन इट। हम देखते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम बोलेंगे कि एक चीज के ऊपर हम रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, पीछे वाली नई चीजें को अडॉप्ट करना ही है। द फॉलोइंग टास्क आर लेफ्ट फॉर अकाउंटेंट पोस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलर कलेक्टिव टास्क बाय, जैसे जैसे कहता है अकाउंटेंट पुराने जो काम कर रहे थे, इन्होंने पीछे पुराने काम लिखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से सारे काम खत्म हो गए। सबसे पहले मीनिंगफुल कैलकुलेशन बनाने के लिए जो आप मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बनाते थे वो सारे काम अकाउंटेंट खत्म हो गए। आज के टाइम में सिर्फ आपको एंट्रीज पोस्ट करनी है, रिजल्ट्स आपके पास ऑलवेज ही रेडी आ जाते हैं। मूव देयर रोल इन कंसल्टिंग एडवाइजिंग इंश्योर दे आर टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन व्हाइल हेल्पिंग देयर बिजनेस ग्रो। जो रोल थे बिजनेस में उनको लगता था कि हम लोग जब काम करेंगे तब ऐसा ज्यादा काम होगा, वो सारी चीजें खत्म होगी। आज के टाइम में सारा काम टाइमलेस बहुत जल्दी हो जाता है। सारे रोल्स जो अकाउंटेंट के थे वो खत्म हो गए, जो एडवाइजिंग या कंसल्टिंग के थे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ रिपोर्ट बनाकर देनी। फोकस मोर ऑन स्ट्रेटेजिक टास्क लाइक प्लानिंग, फाइनेंशियल बजट, कैपिटल प्रेजेंटेशन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड मोर। जो कैपिटल बजट बनाना होता था, कैपिटल फॉर्मेशन करनी थी, ऑप्टिमाइजेशन करनी थी, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करना था, वो सारे काम भी टाइमलेस में चले गए हैं। क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स रेडी होती हैं, रिपोर्ट्स बेस पे ही कम मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, तो आपकी रिपोर्ट्स एकदम ही रेडी है। जब मर्जी आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे सकते हो, एक बार रिव्यू करके बस ऑडिट करके आपका काम खत्म हो जाता है। व्हाट्स हेड, इसके आगे कहते हैं हम लोग देखिए इसके आगे क्या हो सकता है। स्मॉल बिजनेस जो हमारे पास चल रहे हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस, आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में चले जाएंगे, वो लोग मेंटेन करने सोचते हैं। लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए भी आज के टाइम ऐसा इस्तेमाल है कि आप घर बैठे नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी आपको आजकल मिल जाते हैं। शायद आप लोग देखें
जो लोग इतना प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते भी क्या आ रहा है क्या जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल चल रहे खाता बुक, शायद आपने एग्जाम्पल देखी, आप लोग वो चीजें सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, किससे पैसे लेने किसके देने हैं। आप उनको जब मर्जी मैसेज भेज दीजिए, आपका पैसा उनके पास मैसेज रिकॉर्ड भी रहता है और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता। स्मॉल बिजनेस वाले भी जरूरी नहीं है कि सारा का सारा अकाउंट से मेंटेन करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपके लिए काम करते हैं। हाउ आर दे अकाउंटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल कैपेबिलिटीज, डेटा अकाउंट्स के टाइम में कैसे कैपेबिलिटीज को यूज किया जा रहा है इनके टाइम में। कुछ लिखे कि हम प्रोवाइडिंग बेटर एंड चीपर डाटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, हम बेटर डाटा बना सकते हैं और चीपर का मतलब होगा भी कम टाइम में और कम कीमत में वो डाटा डिसीजन मेकिंग रेडी हो जाएगा। जनरेटिंग न्यू इनसाइट्स फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डाटा, जो डाटा हमारे पास आएगा उसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नई भी लेके आएंगे। जैसे आज हम देखें कंप्यूटर सिस्टम में आप डाटा बनाएंगे, जब भी एंट्री वॉश करेंगे आपके पास रेशियो स्ट्रक्चर भी आता है, ग्राफ स्ट्रक्चर भी आता है, तो आपके पास न्यू फीचर्स भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फिगर बेस पे ही काम करना है, आप ग्राफ बेस पे भी देख सकते हैं कब हमारी अमाउंट ग्रो हो रही है, कब हमारी अमाउंट जो है डाउन में जा रही है। फ्री अप टाइम टू फोकस ऑन मोर वैल्यूएबल टास्क, हमारे पास टाइम इतना ज्यादा बच जाता है कि जब हम कंप्यूटर्स में काम करते हैं तो हम और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे लाइक डिसीजन लेने हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, किसी को एडवाइस देनी हो, या कंपनी और रिलेशन कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करने हो, आप ये सारे काम भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम मोर ज्यादा बच जाएगा। मशीन जो आपके पास आएंगी कोड अकाउंटिंग सिस्टम में काम करती है, बस आपको उन कोड्स को फॉलो करना होता है, उन कोड से बेस पे आपको काम कंप्लीट करना होता है। आप इजीली बेस पे कम टाइम में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे पास प्रैक्टिकल चैलेंज है वो क्या है। आज के टाइम में अगर देखें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तो हमारे पास है ही है, लेकिन जितने हम लोग सोचते हैं कि मॉडल विल नॉट बी सिंपल टू एबल टू लर्न विदाउट इनफ गुड डाटा, हम ये चीजें कई बार समझते हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो मॉडल्स है इनको समझना बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। सिंपल बेस पे हम बोले कि समझ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार बंदा देख कर भी उन चीजों को प्रॉपर नहीं समझ सकता। प्लस इस चीज में अगर आप बात करते कौन से पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में लेके जाना है, कौन से पॉइंट क्लोजिंग में, इन चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा बेस पे है। जब तक आपके पास वो पावर सप्लाई प्रॉपर है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं अगर प्रॉपर रनिंग कंडीशन में, तो आपका डाटा मेंटेन रहता है। आपको इनके टाइमली बेस पे सर्विसेज या रिन्यूअल टाइम जो है रिन्यू सॉफ्टवेयर करवाने जरूरी होते हैं। ये इसके में चैलेंजेस हैं और इसमें वो भी चैलेंजेस नहीं है। रोल एंड स्किल्स हैं, रोल एंड स्किल्स हमने पहले जो बेनिफिट्स पढ़े हैं वही दोबारा काम होगा कि टाइम कम हो गया, इजीली बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स मेंटेन कर सकते हैं, फ्री में डिसीजन मेकिंग में जा सकते हैं। किसी बंदे को एडवाइजरी करनी है या फिर किसी बंदे में रिलेशनशिप सेटअप करनी है, अकाउंट्स के जो ऊपर बर्डन थे वो सारे काम खत्म हो गए। ये रोल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद एक पर्सन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट फ्रॉम डिलोटी। डिलोटी एक कोई पर्सन है जो यूरोपियन कंट्री में शायद लिखा भी होगा कि हाँ एक पर्सन है नीदरलैंड से। उस पर्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कंपनी में जैसे अपने रिसोर्स में अप्लाई किया, तो उसने काफी प्रकार से वो पर्सन ये बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना अपनी लाइफ में या फिर किसी भी काम में, सब कामों के लिए बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने काफी एग्जांपल भी दी हुई है किस प्रकार उसने सोल्यूशंस जो अपनी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉल्व की। सबसे पहले उसने लिखा कि टैक्स एंड लीगल में, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि जब बुक्स होती थी टैक्स बनाने के लिए काफी बुक्स खोलनी पड़ती थी, अकेली अकेली चीज को रिकॉर्ड रखना, प्लस करना, माइनस करना, फिर मैच भी करना। कभी अधिक ऐसी कंडीशन आए कि प्रॉब्लम हमारे तुम गलत डाटा ना पेश करते, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती थी। लोगों की कंपनीज के ऊपर केस भी बहुत लगते थे। रीजन क्या होता था कि हाथ से डाटा बनाया होता था, कई बार क्लरिकल मिस्टेक हो जाती थी, प्लस माइनस कॉस्ट भी होगी, तो वहां से जब ऑडिट होके आएगा तो आपके ऊपर केस लग जाते थे। आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी चलती हैं जिनके ऊपर केस नहीं आती, नहीं तो पुराने केस 6-6 साल पुराने, 7-7 साल पुराने ऐसे केस कंपनीज के ऊपर लग जाते हैं। आज के टाइम में वो नहीं है। तो इस बंदे ने बोला कि टैक्स और लीगल मैटर में सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना। ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, सॉफ्टवेयर में इजी बेस पे कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्लरिकल मिस्टेक आती ही नहीं है अगर आपने प्रॉपर एंट्रीज डाली होती। दूसरा ये बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंचमार्क और स्टडी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग मान लीजिए कंपनी के एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जब ये गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी प्राइसिंग सेटअप करते हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना हो तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बेस्ट है।
किस कीमत पे सामान आया, किस कीमत पे आगे गया, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाता है। फिर उसके बाद एक पर्सन बोल सोनार फाइंडिंग लेबलिंग एरर इन डाटाबेस। उसको अगर जो डाटाबेस का होता है लेबल हम लोग सेटअप करते हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं ना, मोस्टली मॉल वगैरह पे जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, भी हमारे पास जो भी उनके पास स्टोर में सामान होता है उनका सबका कोडिंग सिस्टम होता है। पहले टाइम में क्या होता था, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होता, क्या सामान हमारे पास पड़ा है, क्या चीज नहीं पड़ी। अगर बाई द वे कोई ले भी जाता था तो पता नहीं लगता था। आज के टाइम में क्या सिस्टम ऐसे सेटअप हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि कोई बंदा आपका सामान आपकी शॉप से या मॉल से बाहर भी नहीं ले जा सकता, कि वो शायद में सेलेक्ट हो जाता है कि इसका अभी तक बिलिंग नहीं हुआ, ये सामान ऐसे ही बाहर जा रहा है। तो ये सारे सिस्टम क्या वो भी बेनिफिट हमें ये होते हैं कि हम लोग इजिली बेस पे ऑडिट कर सकते हैं। ये बात होगी दोबारा घूम के आ गई कि आपने अगर सामान का ऑडिट करना है, कौन सी चीजें हमारी बिलिंग प्रोसेस में है या नहीं है, वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेटअप कर सकते हो। चैटबॉट, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है आप चैट बॉक्स में भी जाके काम कंप्लीट कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट बियॉन्ड द हाइप। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मोस्टली आपको जो नॉलेज मिली या क्वेश्चन बेस पे आंसर्स मिले उस पर आपको नई सोल्यूशंस मिलते, आप वर्चुअल असिस्टेंस भी ले सकते हो। सामने जो पर्सन बैठा होगा आपको चैट बॉक्स में नॉर्मली आप उससे चैट करेंगे तो आपको जैसे हम लोग नॉर्मली चैट करते हैं आपको उस तरह से भी आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप कॉल लगाकर भी अपना डाटा सॉल्व करवा सकते हो। रिस्क एडवाइस, जिस प्रकार के भी बिजनेस में रिस्क होते हैं, डाटा लूज ना हो जाए, इन चीजों की एडवाइजमेंट भी दी जाती है। हम लोग बोले कि हमारी कंप्यूटर में वायरस आ गया, हमारा डाटा कहीं चला गया, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 KB की फाइल से भी आपका डाटा वापस ले के आ सकते हैं। ऐसे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी पूरी ऑनलाइन सपोर्ट की जाती है। तो ये था आपका टॉपिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज के टाइम में मोस्टली बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज की जाती है। कोई पॉइंट हो कुछ ना हो तो पूछ सकते। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is the process of recording, classifying, appropriating allocation of the various costs incurred for the producing the product, goods और services। किसी कंपनी में किसी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे जितनी प्रकार की हमारे पास कॉस्ट लगती हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनको कैसे अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, उन चीज के प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग ही बोलते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोले, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दी कॉस्ट। कॉस्ट को फाइंड करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम होता है। सबसे पहले हमने लिखा है कॉस्ट, किसी भी कंपनी का एक मेन लाइफ लाइन जितना ही काम कर सकती है कॉस्ट, क्योंकि विदाउट कॉस्ट हम लोग अपना प्रॉफिट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। कॉस्ट इन्होंने क्या लिखा है भी, कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज द रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और डूइंग दी थिंग्स कॉस्ट। कोई गुड्स बनाने के लिए जितनी हमारी वैल्यू लगती है उसको हम कॉस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंसिव। कोई गुड्स बनाने के लिए जितने भी हम सर्विसेज यूज करते हैं, कोई भी एसेट यूज कर रहे हैं या हम कोई ऐसे खर्चे जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, सर जो हमें खर्चे पे करने होते हैं, जिसके लिए हमें जो सर्विसेज यूज करके खर्चे पैसे देने पड़ते हैं उसको हम एक्सपेंसिव बोलेंगे। कॉस्ट हो गया कि हमारी कंपनी की कॉस्ट लगे, जैसे फिक्स हो गया, फिर कंपनी अपनी तरफ से दिखाती है वो कंपनी की कॉस्ट होगी। एक्सपेंसिव हो गया भी जो सर्विसेज हम यूज करते हैं उसके लिए जो पैसे देने उसको एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। उसके बाद आता है लॉस। जब कंपनी के खर्चे ज्यादा, इनकम कम होती है तो उस टाइम पे लॉस निकल के आता है। फिर आता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होगी, कोई लोकेशन, कोई पर्सन या फिर कोई इक्विपमेंट्स जिसको आपने यूज किया वो भी कॉस्ट को फाइंड करने के लिए। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप 3 लोगों के ग्रुप में सेटअप कर दिया, आप बोल रहे आप सिर्फ कॉस्ट फाइंड करेंगे कंपनी में क्या क्या कॉस्ट लग रही है, तो आपको एक कॉस्ट सेंटर बोला जाएगा। उसके बाद होता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब हो गया यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, टाइम रिलेटेड विच कॉस्ट में भी फाइंड और एक्सपेंस। जब आप किसी सर्विसेज बेस पे या किसी एक प्रोडक्ट बेस पे कोई कॉस्ट फाइंड करते हो तो उसको हम कॉस्ट यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कॉस्ट तो काफी प्रकार की होती है, लेकिन जब सिंगल बेस पे डिफाइन करते हैं उसको हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। फिर आते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट किस बेस पे आप फाइंड कर रहे हैं उसको हम कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आ रही है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में हमने पहले कर लिया भी। कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट को फाइंड करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग है, या फिर सिंपल वर्ड में लिखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्ट करने में जितनी भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें कॉस्ट फाइंड करते हैं, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के? कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि फाइंड ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट को फाइंड करना। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करना, जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कैसे कंट्रोल करना।
कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, जो कीमतें बढ़ रही हैं लगातार उनको खत्म करना। डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, जब हमें कॉस्ट पता लग जाएगी तो सेल के प्राइस क्या रखनी है उसको सेटअप करना। फाइंड द प्रॉफिट, कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल में जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में सही प्रॉफिट है या नहीं है। गाइड टू बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी में मीन्स जो मैनेजमेंट बैठी है उनको गाइड्स करना कि एक्चुअल में इतनी कॉस्ट हमें लग रही है, हम इसके ऊपर ये खर्चे कम भी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। मेजरिंग द इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, कंपनी की जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको इम्प्रूव करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से इजीली सॉल्व हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कई बार आपको ये डिफरेंस साथ में पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल क्या एक टेक्निक है जिससे हमें कॉस्ट को मेंटेन करते हैं या फिर कोई एक स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं, इस तरह से कॉस्ट कम हो सकती है। कॉस्ट रिडक्शन की ये भी एक टेक्निक है विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना डाउन की कॉस्ट कम करते हैं उसको हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं। फिर आती है अभी सेविंग, कॉस्ट कंट्रोल क्या किस चीज को सेव करती है, टोटल कॉस्ट को सेव करती है। कॉस्ट रिडक्शन क्या कॉस्ट पर यूनिट को कम करने की कोशिश करती है। कॉस्ट कंट्रोल नॉट गारंटीड है, फिक्स नहीं होता कि आप लोग कंट्रोल कर लेंगे, जो चीजें आपने मानी है कि हम लोग ये खर्चे कम कर देंगे, कई बार नहीं भी होते। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में क्या है गारंटीड होते हैं, आप रिड्यूस कर लेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते भी प्रॉपर ही मैक्स करने का गारंटी नहीं होती इसमें किसी चीज की। कॉस्ट कंट्रोल क्या टेम्परेरी बेस पे जब आपको लगता है तब करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या है परमानेंट है, ऑलवेज कोशिश करना करता है कि इसको कम करते चले जाना है। कॉस्ट कंट्रोल पास्ट और प्रेजेंट कंट्रोल में क्या है, जैसे पास्ट को देखेंगे फिर प्रेजेंट में करते हैं उसको भी, पीछे खर्चे बढ़ते इसको करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन क्या है परमानेंट है, जब मर्जी आप चाहें प्रेजेंट और फ्यूचर में कर सकते हैं। आज भी कम करेंगे, आगे जाके भी कम करने की कोशिश की जाएगी। कॉस्ट कंट्रोल कब खत्म होता है, जब हमारा प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है अचीव हो जाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल खत्म होता है। मैंने सोचा कि अब अगले महीने में सिर्फ इतना खर्चा करना है, तो मैं जब काम खत्म हो जाए उसके बाद खत्म हो जाए उसके द्वारा फिर वही पुराने काम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं है, लगातार फ्यूचर में भी वही काम चलते रहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल जो है आपकी प्रिवेंटिव होती है। प्रिवेंटिव का मतलब कि जो चीजें पहले हुई हैं हम सोच के चलते हैं कि इनको बस ये टारगेट अचीव करने हैं। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्या है करेक्टिव बेस पे, जो चीजें गलत हो रही है उसको लगातार सही करते चले जाते हैं, इसको कॉस्ट रिडक्शन बोलेंगे। फिर आते हैं हमारे पास बेसिक ऑफ द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट आ सकती हैं, आपको भी इन बेस के ऊपर ही टाइप्स करना होगा। एक थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आता है जैसे कि एलिमेंट बेस पे, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, कॉस्ट बिहेवियर, फंक्शन, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग या डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। कौन कौन से पर्सन जो प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं बेस पे भी कॉस्ट दिखाई जाएंगे। सबसे तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट के कॉस्ट जो मीन्स कॉस्ट किन बेस पे देख सकते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसिव। मटेरियल क्या होगा, दो प्रकार का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर कौन सी होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कोई गुड्स बनाने पे सीधे तौर पे लगता है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, कई बार गुड्स को सेफ कीप रखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए गुड्स हमारे पास हैं उसको हम वेयर हाउस में रखेंगे, वहां पे कोई ना कोई पाउडर्स या फिर कोई ना कोई स्प्रेज हमें यूज करनी पड़ती हैं, उनको सिर्फ संभाल के रखने के लिए उनको हम इनडायरेक्ट जो गुड्स बनाने में लगेंगे, प्रोडक्शन करनी है, इतने बंदों की जरूरत है, प्रोडक्शन इसी बेस पे होगी। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी, जैसे वेयर हाउस में आपने गुड्स रखी हैं उसको सेफ कीप रखने के लिए आपने कोई गार्ड्स या फिर सर्विसमैन या वॉचमैन वगैरह आप सेटअप करते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट लेबर कह सकते हैं। अदर एक्सपेंसिव, अदर मीन्स के अलावा और भी खर्चे वो भी डायरेक्ट बेस पे भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट बेस पे भी आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स में हमारे पास ओवरहेड भी आते हैं। ओवरहेड मतलब क्या हो सकता है, अलग से खर्चे, क्योंकि कंपनी सिर्फ इसी बेस पे नहीं चलती, इसी इतना कॉस्ट नहीं होती, कंपनी में अलग अलग कॉस्ट भी होते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मीन जिस कंपनी में काम चल रहा है वहां के खर्चे, फैक्ट्री की रिपेयर, फैक्ट्री बिल्डिंग की रेनोवेशन, उनकी इंश्योरेंस, फैक्ट्री के कंपनी के खर्चे बहुत सारे होते हैं, या फिर हम जैसे टेलीफोन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, ये सारे खर्चे फैक्ट्री में आते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कंपनी में प्रॉपर स्टाफ काम कर रहा है उनकी सैलरी, उनकी वेजेस, उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे जो खर्चे होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज होगी, टेलीफोन हो गया, मोबाइल एक्सपेंसिव हो गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। सेल के ऊपर भी कुछ खर्चे लगते हैं कम कॉस्ट बेस पे, जैसे गुड्स आएंगे उनको सेलिंग एक्सपेंसिव, कमीशन एक्सपेंसिव, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, ये सेल के खर्चे होंगे। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्योंकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, ये सारी कॉस्ट जो है कंपनी को लगती है, वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आती है। दूसरी हमारे पास आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को अगर आपने
ट्रेस करना हो भी, वो भी आपको कॉस्ट जो है दो तरीके से दिखा सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेस पे। सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, जो किसी भी प्रोडक्ट को आप देखें, किसी प्रोडक्ट को बनाने पे सीधे तौर पे लगती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, किसी प्रोडक्ट को संभाल के रखने के लिए जो कॉस्ट आप लगाते हैं उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। इन्होंने लिखी भी है एग्जाम्पल, थ्रेड यूज फॉर ट्रेलिंग दिस शर्ट इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कैन नॉट बी मेजर फॉर द क्वांटिफाइड इन स्पेसिफिक लेंथ और फाइंड द कॉस्ट। किसी शर्ट को बनाने के लिए जो धागा लगता है जब सिलाई करते हैं, उसकी कॉस्ट हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में इसलिए लेते हैं, कहते हैं कि कितनी लेंथ में लगेगा ये फिक्स नहीं है, हर एक बंदा अपने हिसाब से सिलाई करवाएगा। हमें कपड़ा पता है इतना कपड़ा लगेगा, वो डायरेक्ट है, लेकिन उसको जब सिलाई करेंगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में रहेगा कि इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि उसको कपड़े को आप किसी बंदे को ऐसे बोल दो यूज नहीं करने वाला, उसको सिलाई करनी पड़ेगी, उसमें कितना धागा लगेगा, उसकी लेंथ क्लियर नहीं है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेंगे। दूसरा लिखा भी कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, जो गुड्स बनाई जाएंगी, या फिर कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, उनके लिए सुपरवाइजर इंस्पेक्टर जो लगते हैं हम लोग, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। फैक्ट्री का रेंट हो गया, सेलमैन की सैलरी होगी, या इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे ही माने जाते हैं। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट कितने प्रकार की होगी, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अपने नेचर में कभी भी चेंज नहीं होती, हमें पता है कि इतना खर्चा हमारा हर बार आना है तो आएगा ही आएगा, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल बोलूं, रेंट पर महीने का फिक्स है, एडवर्टाइजमेंट खर्चे ये फिक्स, हाँ जी, सैलरी फिक्स बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गई, अपने नेचर में फिक्स होते हैं, इतने परसेंट लग रही है इंश्योरेंस, हर साल इतने की हो रही तो वो होनी ही होनी है। फिर आती है वेरिएबल चेंज, वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट होगा, आज इतने की रिक्वायरमेंट उतना मंगाएंगे, जितना ही मंगवाएंगे। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे, जितने लोगों की जरूरत है वही हम लोग बुलाएंगे, बाकी लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होती। फिर आते हैं सेमी वेरिएबल, कुछ ऐसे खर्चे जो अपने नेचर में फिक्स भी होते हैं और चेंज भी होते रहते हैं। एग्जाम्पल में लिए कि सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन की सैलरी आप फिक्स नहीं सकते, नेचर तो फिक्स है भी, आज 10,000 रुपये उसको दे रहे हैं, कल को आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी, तो सेमी वेरिएबल कह सकते हैं। कई बार अगर बंदे को टारगेट दे दिया हमने, उस बेस पे जाते हैं वो सैलरी इतनी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हर महीने आपको पता है तो कम से कम इतना बिल तो आता ही है, कई बार लगातार वही कंडीशन में चलते हैं, लेकिन कई बार आपने ओवर टाइम में काम चलवा लिया, शिफ्ट बेस पे ज्यादा काम चल गया तो आपका बिल ज्यादा भी आ सकता है, तो सेमी वेरिएबल्स में आएंगे। टेलीफोन चार्जेस, मोस्टली सभी कंपनी में ऐसा ही होता है कि जो टेलीफोन लगेगा कनेक्शन उनको पता ही होता है कि 1,000 रुपये लगभग बिल आते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कॉलिंग ज्यादा होंगी तो बिल ज्यादा भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को कंपनी में जो काम चल रहे हैं वो कौन कौन सी कॉस्ट। सबसे पहले प्रोडक्शन, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कोई गुड्स को आप संभाल रहे हो कंपनी में, जो हमारा स्टाफ रखा गया उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, गुड्स को सेल करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल जैसे कि इसमें कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट है। सबसे पहले कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिन कॉस्ट को कहता आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी में बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स कम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोलते डिसाइडिंग एंड हाउ सप्लाईज आर ऑर्डर एंड पेरोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड बी कंट्रोलेबल बाय नेसेसरी अवॉइडेबल। हमें ये डिसाइड करना हो कि कंपनी में जो गुड्स हैं ये किस तरह से सप्लाई की जाए। अगर कंपनी बोले कि हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है, उसको कम भी कर सकते हैं। अगर उसका कोई रूट सेटअप कर दे, हम बोले पहले जलंधर फिर इधर घूम घूम के सामान पहुंचाना है, तो पहले सामान दिया फिर वापस आ जाओ, फिर सामान ले जाओ, फिर वापस आ जाओ। अगर हम ये रूट ही सेट कर दे, एक ही बार में सब चीजों को देखे होगी, आपको बार बार आने के जो कॉस्ट लग रही है वो कम कर सकते हैं। ये कंट्रोलेबल खर्चे होते हैं। एक होते हैं अनकंट्रोलेबल, जिनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, भी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आएंगे कॉस्ट बढ़ती चली जाएंगे। जैसे रेंट, इंश्योरेंस, जैसे जैसे टाइम पीरियड आएगा उसके अकॉर्डिंग इनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। आप इनको अनकंट्रोल ही समझोगे, कंट्रोल होती नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन के अकॉर्डिंग कॉस्ट कौन कौन सी हुई। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैनेजमेंट किसी एग्जाम में खर्चा लगा के उसका दोबारा से कोई बेनिफिट लगाने की सोचे, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल ने लिखे कि आप लोग एक कॉलेज से डिग्री लेना चाहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कॉस्ट आपको पता है कि 4 साल की आपकी कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कितना टाइम लगेगा, फ्यूचर में काफी टाइम के लिए होने वाला है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे स्टडी करके क्या करना है, लेकिन लाइफ में वो लोग किसी जॉब पे अच्छी जगह बैठे होते हैं, अभी उसका एक्सपीरियंस इतना हो, उसको मैनेजर लेवल में जाना है। मैनेजमेंट में कैसे जा सकता है, उसको डिग्री चाहिए।
डिग्री क्या होगी, इसकी अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन। अगर 4 साल की फीस देके या 3 साल की फीस देके अगर उसको डिग्री मिलती है तो मैनेजमेंट में चला गया, उसका बेनिफिट उसको लाइफ टाइम के लिए, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जिनको आप पहले से ही खर्च करके बैठे होते हैं और इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करते हैं, आपको नोट भी नहीं करते हैं। समझो, कोई कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आपने कर दिए, खर्चे कर दिए, वो आपके फ्यूचर में रिकॉर्ड नहीं होते, और ना ही दोबारा खर्च करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह की कॉस्ट को हम संक कॉस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिखा भी है, यू बोट एन ऑटोमोबाइल दैट कॉस्ट 10,000 2 ईयर अगो। 2 साल पहले आपने एक मोटरसाइकिल जो कुछ भी खरीदा जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी। 10,000 रुपये आपने कहता, चाहे कॉस्ट आपने संक कॉस्ट में बोलेंगे वेदर यू ड्राइव इट, पार्क इट, ट्रेड इट, सेल इट, यू कैन नॉट चेंज द संक कॉस्ट। आप चाहे इसको गाड़ी को चलाएं, चाहे बेचें, चाहे पार्किंग में रखें, कहीं भी रखें, ये 10,000 की कॉस्ट आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स है कि वो 10,000 उस टाइम पे लगे थे। ना ही इसको आप बोलोगे बिजनेस टाइम में आज मैं उसके हिसाब से ले लूंगा, वो भी आप नहीं कर सकते। मार्जिनल कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी लगती है उसमें हम जब कुछ चेंजेस करते हैं, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बनाने में मेरे 100 रुपए लगे, मैंने 11 प्रोडक्ट बनाए तो टोटल मेरे कितने लगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट को इम्प्लिक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये आउट ऑफ पॉकेट होती है, इनको कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट होगी जब किसी कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए तो खर्चे हमारे लगते हैं, उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलेंगे। मीन्स हमारे प्रोडक्ट में हमने कुछ नया करना है, कुछ इनोवेशंस करनी है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट बोलेंगे। मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हमारी कॉस्ट कम होगी तो भी उसको हम डिफरेंशियल ही बोलेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगी, जो टाइम बेस पे हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल बोले, किसी पर्सन का कंपनी में काम करो, उसका लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है कंपनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेक्ट कॉस्ट होती है। कई बार ऐसे टाइम भी आता है कि कंपनी के लिए हमें खुद खर्चे करने पड़ते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं, इस तरह खर्चे को हम बोलेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए जो कॉस्ट हमें लगती है, 10,000 की मशीन लेके आए, 5 साल यूज किया, उसको बेचा, 5 की बिकी, नई मशीन फिर 10 की आ गई, जो 5,000 एक्स्ट्रा लगा उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ कौन कौन सी कॉस्ट और लगी होंगी, एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल हमारी जो कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर, सारी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। एक कॉस्ट आती है पीरियड कॉस्ट, टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें कॉस्ट डिफाइन करते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसको टाइम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग पे करना होता है। रेंट महीने का, सैलरी महीने की, एडवर्टाइजमेंट भी कितने टाइम में आपने कितनी की उसकी कॉस्ट हमें पे करनी। ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इसमें कॉस्ट शीट रेडी करना। कॉस्ट शीट जब रेडी करेंगे तो उसमें 4 कॉस्ट निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। उन चारों सेल कॉस्ट को जब निकालते हैं टोटल हमारे पास कुछ कॉस्ट आ जाती है। हमारे पास एक कंपनी ने ओवरऑल सेल दी होती है, उन दोनों को आपस में माइनस करना होता है, बीच में हम उसका प्रॉफिट निकालते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कल करके देख लेते हैं।